हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया में हम 1857 ऑनवर्ड सीरीज़ पढ़ रहे हैं अनुराग, और उसमें हमने प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एलियन रूल यानी कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल की सीरीज़ स्टार्ट की है। उसमें हमने सबसे पहले पॉपुलर रिवॉल्ट्स कर लिए, ट्राइबल रिवॉल्ट्स हम कर रहे हैं, ट्राइबल रिवॉल्ट्स का पार्ट 2 है। ट्राइबल रिवॉल्ट्स पार्ट 2 को समझने के लिए दूरदर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप हमारा ट्राइबल रिवॉल्ट पार्ट 1 भी देखें, आपको 2 बहुत अच्छे से समझ आएगा क्योंकि ये कनेक्टेड है। ट्राइबल रिवॉल्ट पार्ट 2 को करने के बाद हमारा आज 90% कंटेंट ट्राइबल रिवॉल्ट्स का ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक थर्ड लेक्चर इस पर रखना पड़ेगा जिस पे हम डेडिकेटेडली टारगेट करेंगे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल मूवमेंट्स को। तो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल मूवमेंट्स के लिए एक सेपरेट लेक्चर मैंने रखा है। उस दिन उस लेक्चर की क्लोजिंग एस्पेक्ट में मैं दो लाइन्स के छोटे छोटे थोड़े से ट्राइबल रिवॉल्ट हैं जो जी के परस्पेक्टिव से कई बार क्वेश्चन आ जाते तो वो सारे लिखवा दूंगा, और जो भी एनालिटिकल एंड कंसेप्चुअल और फैक्चुअल एस्पेक्ट्स थे वो मैं बड़े ट्राइबल रिवॉल्ट्स में कवर करते हुए ही जा रहा हूँ। आज के हमारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स में हमने रामपा रिबिलियन 1879 का करना है, हमें खोंड डोरा अपराइजिंग करनी है, मुंडा रिबिलियन, ताना भगत और फॉरेस्ट सत्याग्रह। इसमें हमारा मुंडा रिबिलियन एंड ताना भगत मूवमेंट बहुत डीप और बहुत हॉलिस्टिक एनालिसिस से आएगा, और शुरुआत हम जब रामबा रिबिलियन और खोंडा डोरा अपराइजिंग से करेंगे, जितना मैक्सिमम कंटेंट इसका हो सकता है वो हम आपको डिलीवर करेंगे। उससे ज़्यादा कंटेंट इसके रिलेटेड है ही नहीं क्योंकि इनका सब्जेक्ट मैटर सबका ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर आपने मुंडा रिबिलियन और ताना भगत ही डिटेल में कर लिया तो फिर आपको ओवरऑल एक पूरा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा ट्राइबल रिवॉल्ट का। ओके, शुरुआत हम रामपा रिबिलियन से करेंगे। उसके पहले अब हम कुछ चीज़ों की आपके सामने भूमिकाएं रख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कंसेप्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट क्या कर रहा है। हम सेकंड फेज़ ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट में हैं और इसकी शुरुआत मैंने आपको बताई थी कि ये मोस्टली 1860 से लेकर के 1920 तक जाता है। मतलब 1860 से पहले वाले जो ट्राइबल रिवॉल्ट थे उनका कैरेक्टर पॉलिटिकल रिलीजियस था, पॉलिटिकल रिलीजियस, जिसे हम पॉलिटी को रिलीजियस कह देते हैं। लेकिन 1860 से 1920 ने उसमें एडिशन इस चीज़ की कर दी है कि पॉलिटिकल रिलीजियस कैरेक्टर के साथ साथ अब वो कैरेक्टर इकोनॉमिक हो जाएगा। और सेकंड एस्पेक्ट हमें ये देखना है कि इस तरह से क्यों होगा, क्योंकि अगर हम ब्रिटिशर्स के एडवेंट को भारत में ट्रेस करें तो हमें ये समझ आता है कि टिल 1860 ब्रिटिशर्स का जो भारत में कॉलोनियलिज्म का रूप था वो एक तरह का कमर्शियल कॉलोनियलिज्म था, यानी कि ब्रिटिशर्स का कमर्शियल फेज़ था वो भारत का, जिसमें उनके लिए ट्रेड एंड कमर्स इंपॉर्टेंट था। उन्हें अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हैं चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स हैं, उन्हें यहाँ से ख़रीद के प्रोक्योर करके यूरोपियन कंट्रीज़ और इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करके उन ट्रेड बेनिफिट्स को अर्न करना था जो अरेबियन और इंडियन मर्चेंट्स अब तक कर रहे थे। यानी कि भारत के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड है उससे होने वाले प्रॉफिट में इनको आना था। लेकिन इसके बाद जब आप 1850-1860 ऑनवर्ड देखते हैं तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनियलिज्म की पॉलिसी में एक चेंज दिखता है आपको, वो इस वजह से कि 1850 तक ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत कंसोलिडेट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ऐसे में ये समय है जिस समय भारत में इन्हें अपनी पकड़ मजबूत करनी है और इंडियन रिसोर्सेज को अब हाई लेवल पर एक्सप्लॉइट करना है। ऐसे में आपको कमर्शियल ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट फेज़ चेंज होता नज़र आएगा, यानी कि एक तरह से वो सबमर्ज होता नज़र आएगा किसके अंदर, एक नए फेज़ के अंदर, वो है ब्रिटिश इंडस्ट्रियल फेज़। यानी कि जो पीरियड आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 1816 से 1920, ये पीरियड ब्रिटिश कमर्शियल फेज़ से आगे निकल के कोइंसाइड कर जाता है ब्रिटिश इंडस्ट्रियल फेज़ के साथ। इसी की वजह से आपको फिर बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इम्पैक्ट नज़र आने शुरू हो जाएंगे और ये ट्राइबल मूवमेंट उन्हीं इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे खड़ा रहेगा। पॉलिटिकल रिलीजियस रीजन्स ख़त्म नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ जाएगी, इकोनॉमिक। चलिए कुछ कंसेप्ट समझते हैं, एक भूमिका अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1707 वो डेट है जिस डेट में क्या ऑब्ज़र्व हुआ था हमें। 1707 में हमारे देश में औरंगज़ेब की डेथ हुई। औरंगज़ेब की डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने मुग़लों ने जो एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफाइड पॉलिटिकल कैरेक्टर दिया हुआ था इंडिया को, इंडिया पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर पूरा यूनिफाइड था मुग़लों के अंदर, वो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ब्रेक हो गया 1707 में औरंगज़ेब के चले जाने के बाद। उसके बाद छोटे छोटे रीजनल रूलर्स एक्टिविटी में आए और वो प्रोमिनेंट हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए। उन छोटे रीजनल रूलर्स ने कई तरह के रिलेशंस चेंज कर दिए एडमिनिस्ट्रेटिव। वो रिलेशंस ये चेंज हुए कि उन छोटे रीजनल रूलर्स को समर्थन चाहिए होता था बैंकर्स का, मर्चेंट्स का, मनी लेंडर्स का, ज़मींदार का। उन्होंने
उन ज़मींदार, बैंकर, मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स को प्रोमिनेंस देना शुरू किया। इसकी वजह से ज़मींदार के हाथों, बैंकर के हाथों, मर्चेंट के हाथों, मनी लेंडर के हाथों शक्तियाँ बढ़ गईं, ज़्यादा ताकतवर हो गया ये, और ये अपने आप को असर्ट करने लगा उन एरियाज़ में जिन एरियाज़ तक अभी तक ये असर्ट नहीं करते थे। ऐसे में एक फिर चेंजेस आएगा धीरे धीरे ग्रेजुअली। ब्रिटिशर्स का जब से एडवेंट हुआ था 1604 ऑनवर्ड्स, वो अपनी पकड़ बढ़ा रहे थे भारतीय सरजमीन पर, व्यापारी के तौर पर आए थे, लेकिन व्यापार के फ़ायदे अच्छे वे में लेने के लिए धीरे धीरे भारतीय राजाओं के बीच में जो इंटरनल स्ट्राइफ है, जो अंतरकला है, उसका फ़ायदा उठा करके उनके एक दूसरे से जो दुश्मनी है उसका बेनिफिट उठाया, और एक राजा के जो बच्चों में बेनिफिट किसी तरह का डिस्प्यूट है सक्सेसरशिप को लेके, उसका बेनिफिट उठाते हुए धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हुए, और एक राजा का दूसरे राजा के विरुद्ध समर्थन करके उस राजा को जिताया, और उस राजा से कई तरह के ज़मीनी फ़ायदे लिए, टैक्स में एग्जम्पशंस लिए, ड्यूटी फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स लिए, कई तरह के लैंड ले लिए, जिनके ऊपर अपनी सेनाओं को रखना शुरू किया। समय आगे बढ़ा, सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम फॉलो किया, और जिन राजाओं को हराया उन राजाओं के साथ सहायक संधि करके उन्हीं के क्षेत्र में सेना खड़ी की, उन्हीं राजाओं से उन सेना को सैलरी दिलाई, उस राजा के दरबार में अपना रेजिडेंट बैठाया ताकि दरबार की सभी गतिविधियां पता लगे, और उस स्टेट की सारी इंटरनल पॉलिटिक्स इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स कंट्रोल करें। हर राजा के आंतरिक संबंध उन्हीं के ऊपर छोड़े, लेकिन बाहरी संबंध जैसे कि फॉरेन रिलेशंस, दूसरे राजाओं के साथ संबंध, युद्ध से जुड़ी हुई नीतियाँ, पीस एंड वॉर सब डिक्लेयर करने की ताकत अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई, धीरे धीरे पावरफुल होते चले गए। ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया, आप सबको पता है, 1765 की इलाहाबाद की ट्रीटी, जिसके बाद इनको बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार मिले, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पर लेजिटिमाइज वे में, यानी कि विधि सम्मत तरीके से कार्य करने लगे, और इनके पास भारत का जुडिशियल सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम और पुलिस सिस्टम आ गया। इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा से इस चीज़ की शुरुआत की, अपना एक यूनिक पुलिस सिस्टम दिया, यूनिक जुडिशियल सिस्टम दिया, यूनिक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम दिया, जो इनके प्रति ही आंसरेबल था। समय आगे बढ़ता रहा, भारत में विद्रोह की आवाज़ें समय समय पर उत्पन्न होती रहीं, जो कल्मिनेट कर गई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर। 1857 के जो रिवॉल्ट हुए हैं, उनके बाद ब्रिटिशर्स के कैरेक्टर में चेंज आया, और फाइनली ये माना गया कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी, कमर्शियल कंपनी, इतने बड़े देश को संभाल नहीं सकती। रानी ने, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ ने सीधे सीधे अपने कंट्रोल में ले लिया पूरा भारत। 1858 की क्वीन प्रोक्लेमेशन के थ्रू भारत सीधा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन चला गया, और उसके बाद वापस से जो 1707 में पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इंडिया ने लूज़ की थी, वो दोबारा से मिल गई, यानी कि भारत फिर से पॉलिटिकली यूनिफाई हो गया। एक बात आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ये यूनिफिकेशन पॉलिटिकल है, ये सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन नहीं है, यानी कि आपने लोगों के कस्टम, कल्चर, मैनर्स और सोसाइटी को ध्यान में ना रखते हुए सीधे सीधे एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन ड्रॉ कर दी है। वो मैदानों से गुजरे, पठारों से गुजरे, प्लेच्यू से, जंगलों से गुजरे, कहीं से भी गुजरे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप उनके कस्टम, कल्चर, मैनर को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, बस आपको सेम जुडिशियल सिस्टम, सेम पुलिस सिस्टम, सेम कमर्शियल सिस्टम और सेम मिलिट्री सिस्टम लागू करना है। जबकि आज के पहले हुआ ये करता था कि जो मुग़ल पॉलिटिकली यूनिफाइड कंट्री पे रूल करते थे, ऐसे में कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स थी जिन्हें एग्जम्प्ट किया जाता था सेंट्रल रूल से। सेंट्रल लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर लागू नहीं होता था, जैसे कि कबायली इलाके, ट्राइबल एरियाज़, वो अपना कस्टम, कल्चर, मैनर हमेशा फॉलो करते रहे थे। उनके ऊपर कभी भी इंक्रोचमेंट नहीं हुई, क्योंकि मुस्लिम समाज जंगलों तक और अंदरूनी इलाकों तक कभी गया ही नहीं। वो उन्हीं शहरों तक सीमित रहा जिन शहरों तक मुग़लों के दरबार लगा करते थे। बाकी ग्रामीण इलाके हिंदू समाज से ओतप्रोत थे, और अंदरूनी इलाके जैसे कि अंदरूनी झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का ये सारा जो इलाका है, नॉर्थ ईस्ट के हिली एरिया और नॉर्थ वेस्ट के हिमालय माउंटेनस एरिया, ये सारे एरियाज़ आइसोलेटेड पॉकेट्स की तरह एक इंसुलैरिटी को अचीव कर गए, और यहाँ पर जो ट्राइब्स उत्पन्न थी उनका अपना डिस्टिंक्ट कस्टम, कल्चर, मैनर था। ब्रिटिशर्स ने आने के बाद ये प्रोविज़न ख़त्म किए, और वो इन ट्राइब्स तक अटैक करने के तरीके दो थे। एक अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के तहत वो इन तक घुसे, और दूसरा क्रिश्चियन मिशनरी, यानी कि धर्म के नाम पर भी आघात हुआ और प्रशासनिक तौर पर भी आघात हुआ। इसने ही कई तरह के ट्राइबल कैरेक्टर्स डिसाइड किए। ये किस तरह के अटैक हुए, अब हम उनके बारे में समझते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स जब भारत में इस फेज़ में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनकी क्या ज़रूरतें हैं, मुद्दा क्यों प्रभाव पड़ा आदिवासियों के ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि उनको
वो सभी के सभी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अब चाहिए मेडिसिनल पर्पसेस से, परफ्यूम्स बनाने के लिए, कई तरह के लेटेक्स उन्हें चाहिए, रेयॉन उन्हें चाहिए धागा बनाने के लिए, और कई तरह के फ्रूट्स अब उन्हें चाहिए, टिम्बर चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए उन्हें रेलवे की पटरियाँ बिछाने के लिए, जिसे हम स्लीपर कहते हैं, शिप बिल्डिंग के लिए, शिप मेकिंग के लिए उन्हें ये सब चाहिए, चारकोल बनाने के लिए उन्हें ये चाहिए। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट है कि इनके ऊपर अब तक अधिकार उन लोगों का होता था जो जंगल के वासी हुआ करते थे। टिम्बर यानी कि मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और महुआ है, शहद है, फल फूल, रूट्स, ट्यूबर्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन सब के ऊपर उनका शुरुआत से अधिकार होता था। ये कस्टमरी राइट था उनका, किसी राजा ने उसे छीनने के प्रयास नहीं किया और इसके ऊपर किसी तरह की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती थी। अंग्रेज़ों के द्वारा इसके ऊपर पहले इन चीज़ों को चुनना, बुनना, कलेक्शन, गैदरिंग इलीगल डिक्लेयर की गई, इसके ऊपर कई तरह की ड्यूटीज़ लगाई गई। दूसरी बात ये थी कि अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था कि सेटल्ड कम्युनिटी चाहिए, सेटल्ड कम्युनिटी को ही आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करा सकते हैं। इस वजह से जो मूवमेंट्स इनके द्वारा अपने पशुओं को चराने के लिए की जाती थी वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दी गई, रोक दी गई, रेस्ट्रिक्टिव यानी कि मूवमेंट के ऊपर रोक लगाई गई। ग्रेजिंग के अधिकार, पशुओं को चराने के अधिकार ख़त्म कर दिए गए, अगर वो करना है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और जंगलों में पशुओं के भ्रमण के ऊपर रोक लगा दी गई, जिन ग्राउंड्स पे पहले इनके पशु फ्रीली घुमा करते थे। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और लाइफ स्टॉक हर्डिंग, यही इनके ऑक्यूपेशन के मेन सोर्स हुआ करते थे। जंगलों को इन्होंने बसाया है और शुरुआत से ही जंगलों के ऊपर इनको कई तरह के राइट्स, जिसमें कि इनको रेंट फ्री लैंड हुआ करते थे। लेकिन समय आगे बढ़ा, अंग्रेज़ों को अधिक से अधिक पैसों की आवश्यकता थी। कारण ये था कि एक तो उन्हें यूरोप में उभरते हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कैपिटलिज्म कंसेप्ट को फीड करना था, उन्हें पूंजी चाहिए थी, पैसा चाहिए था। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि भारत में इतना बड़ा एम्पायर कंट्रोल कर लिया गया है, उसे कंसोलिडेट करके उसे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करनी थी, उसे चलाना भी था, जुडिशरी, पुलिस सिस्टम, मिलिट्री, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए रिक्रूटमेंट्स करनी थी और उन रिक्रूट्स को पैसा देना था, सैलरी देनी थी। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कमर्शियल इंटरेस्ट होने के नाते जो भी स्टेक होल्डर्स थे उन्हें भी आपको शेयर प्रोवाइड करने थे, प्रॉफिट्स देने थे। अगला कारण ये था कि आप अब यूरोपियन एम्पायर का हिस्सा बन गए हैं, क्वीन का, तो एम्पायर होने के नाते जो क्वीन के रेवेन्यू राइट्स बनते हैं, यानी कि आपके स्टेट के राइट्स बनते हैं, वो भी आपको सक्सेसफुल करने थे। भारत में जितने भी यूरोप से आए हुए, ब्रिटेन से आए हुए सिविल सर्वेंट्स थे, उनको पे करना था, इतनी भारी आर्मी को पे करना था, ये सारी ज़रूरतें थी जिनको पूरा करने के लिए एक तरीका ये है कि आप जो भी भारत के जंगल हैं उनसे जो भी आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं उन्हें एक्सेस करिए, और दूसरा यहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आसा। अगला कारण ये था कि भारत में इंडस्ट्रीज़ आ रही थी, रेलवे लेकर के आ रहे थे, बाकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, बाकी जूट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके लिए इनको रिक्रूट्स चाहिए थे, वर्कर चाहिए थे। रेलवे में काम कराने के लिए बड़े पैमाने पर इंडेंचर्ड लेबर को रिक्रूट किया गया, जो एक तरह से स्लेव तो नहीं थे लेकिन उनकी कंडीशन स्लेव के ही जैसी थी। चाय के बागानों में, प्लांटेशंस में, अदर कैश क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल एरियाज़ में इनको वर्कर चाहिए थे, जो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही चाहिए थे ताकि इनके प्रॉफिट बने रहें। पानी वाले जहाज़ों से सामान उतारने चढ़ाने के लिए कई तरह के कूली चाहिए थे, जिनको भी ये पैसा नहीं देना चाहते थे। तो इंडेंचर्ड लेबर की बात करें, चाहे फिर प्लांटर्स में आप प्लांटर वर्कर की बात करें या कूलियों की बात करें, तो वो यहीं से रिक्रूट किए जाते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अगला कारण ये था कि इन लोगों को सेटल्ड लॉ एंड ऑर्डर सिखाना है, उसके लिए इनको सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में कन्वर्ट करना होगा। जब तक ये एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में नहीं कन्वर्ट होंगे, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और दूसरी बात कि प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज़ जो ये फॉलो करते हैं, प्रिमिटिव्स मशीन्स, प्रिमिटिव इक्विपमेंट्स का जो इस्तेमाल ये करते हैं, प्रिमिटिव फार्मिंग टेक्निक्स जो इनकी हैं उन्हें बदलना होगा। रेवेन्यू बढ़ाना है तो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक लागू करनी होंगी, मॉडर्न इक्विपमेंट लागू करने होंगे, नए प्रोग्रेसिव फार्मर यहाँ ला करके सेटल करने होंगे, जिसके लिए मैदानी इलाकों से इन ट्राइबल एरिया में नए फार्मर डाले गए और उन नए फार्मर के द्वारा इन लोगों से धीरे धीरे इनके ज़मीन छीन ली गई। तो कुल मिलाकर के ये करना बहुत ज़रूरी था, ऐसा उस समय में माना गया था। अगला इंपॉर्टेंट कारण ये था कि ये लोग एलिगेंस रखें ब्रिटिश रूल के प्रति, इसके लिए इनकी आइडेंटिटी को ख़त्म कराना है। ये लोग लॉ एंड ऑर्डर समझें, इन्हें एजुकेट करना है, इन्हें अवेयर करना है और इन्हें सुपरस्टिशन से बाहर निकालना है। ऐसा वो तर्क देते थे कि सिविलाइजिंग द नेटिव हमें करना है, नेटिव्स को सिविलाइज करना है। इसके लिए मिशनरियों को डाला गया, इनके एनिमिज़म के कंसेप्ट को, इनके प्रिमिटिव रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ख़त्म करके जो भी बलि दिया करते थे, जो अल्कोहलिज्म इनमें था,
वो ख़त्म किया जाए और क्रिश्चियन मिशनरीज़ इनके भीतर जाएं, जिसको ट्राइबल लोगों ने समझा कि सीधे सीधे हमारी आइडेंटिटी पर ये अटैक है, इसको भी उन्होंने रिपेल किया। ये सारे कारण रहे जिसके तहत एक नया ही सिस्टम उभरा और उसको रिपेल किया है अलग अलग आदिवासियों ने अपने अपने विद्रोहों के ज़रिए, और वो हम एक एक विद्रोह के तहत समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रामपा रिबेलियन की। देखिए, जब मैं रामपा रिबेलियन की बात करता हूँ तो ये 1879 का रामपा रिबेलियन है। जब मैंने आपको पॉपुलर मूवमेंट्स पढ़ाई थी उस टाइम पे मैंने आपको 1922-24 का रामपा रिबेलियन करा दिया था, तो वो सेकंड रामपा रिबेलियन है। ये फर्स्ट रामपा रिबेलियन के तौर पर जाना जाता है। रामपा रिबेलियन का अगर आपको लोकेशन पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे कि ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। आपसे पूछा जाए पर्टिकुलरली किस एरिया में, ये विशाखापट्टनम के इलाके में हुआ है। ये विशाखापट्टनम चोडावरम के इलाकों में हुआ है, जिसको उस समय में ईस्ट गोदावरी एजेंसी कहा जाता था। ईस्ट गोदावरी एजेंसी के तौर पर जाना जाता था। क्यों हुआ है ये, उसको समझना जरूरी है, किसके द्वारा किया गया है, क्या एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, ये बेसिकली जो ईस्ट गोदावरी रीजन हुआ करता था, इसके सराउंडिंग जितने भी माउंटेनियस एरियाज़ हुआ करते थे, यही रीजन एक्सटेंड करके उड़ीसा की तरफ भी जाएगा, और उड़ीसा में ये मलकान गिरी के पर्वत माने जाएंगे। तो मलकान यानी कि विशाखापट्टनम से ओरिजिनेट होकर के गोदावरी ट्रैक्ट से आगे उड़ीसा की तरफ एक कॉन्टिग्यूअस जोन बढ़ता है और मलकान गिरी के पर्वत आते हैं। हुआ क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पर रहने वाली इन ट्राइब्स को ऐसा लगा कि इनके जो भी कस्टमरी राइट्स हुआ करते थे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो ले लिए गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कई तरह की ड्यूटीज़ इन पे लगाई गई हैं। तीसरा, इनसे रेंट अब एग्जॉर्बिटेंटली चार्ज कर रहा है वो ज़मींदार, जिसे नए ज़मींदारी प्रोविज़न के तहत ब्रिटिशर्स ने नए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम के तहत ज़मीन के अधिकार दे दिए। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब तक ज़मीन का मालिकाना हक इनके पास था, ये एक तरह के प्रॉपराइटर थे। अब ज़मीन का मालिकाना हक किसी और के पास है जिसने ब्रिटिशर्स के साथ सेटलमेंट सिस्टम कर दिया है रेवेन्यू का, तो सबसे पहले तो इनके ओनरशिप के राइट ही गए, अब ये प्रॉपराइटर नहीं है। इसको बदल जाने की वजह से एक चीज़ बदल गई, अब तक ये लोकल ज़मींदार और लोकल राजा को अपनी इच्छा से ट्रिब्यूट देते आए हैं। इनका मानना ये हुआ करता था यही हमारा राजा ज़मींदार है। ट्रिब्यूट देना रेंट देने से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि सपोज़ कीजिए कि आप मेरे प्रति अपनी स्वामी भक्ति या एलिगेंस रखते हैं, आप मुझे ट्रिब्यूट देते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आप क्या देते हैं, कितना देते हैं, कब देते हैं। लेकिन ऐसे में मालिक आप ही हैं, क्योंकि आप ट्रिब्यूट दे रहे हैं। इसकी जगह इसे रिप्लेस अगर मैं रेंट से कर दूं तो ये तय हो गया कि अब आप मालिक नहीं हैं, अब आप मुझ पर डिपेंडेंट हैं, रेंटियर हैं, और मालिक मैं हूँ उस ज़मीन का। ट्रिब्यूट कब, रेवेन्यू रेंट कितना देना है, कब देना है, किसको देना है, ये भी मैं तय करूँगा, आप तय नहीं करेंगे। तो ये सिस्टम अब लूजली ऑर्गेनाइज नहीं होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, आप रातों रात सबॉर्डिनेट हो जाएंगे। तो ट्रिब्यूट सिस्टम को रेंट सिस्टम से रिप्लेस कर दिया, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उनके ऊपर रेंट पहले लागू नहीं होते थे, जो अब लागू होने लग गए। इसके अलावा उनकी मूवमेंट को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनको हुई कि ब्रिटिश राज के कई तरह के टेंटिकल्स थे, उनके कई तरह के दांत थे, शिकंजे थे, जो एक्चुअली में यहाँ तक पहुँचे। वो कौन थे? ज़मींदार हुआ करता था यानी कि लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर हुआ करता था यानी कि शाहूकार या फिर महाजन या फिर बनिया, इसे इन नामों से जाना जाता है, शाहूकार, महाजन, बनिया। और या फिर यहाँ पर ट्रेडर और मर्चेंट्स एंटर हुए। तो ट्रेडर, मर्चेंट्स, मनी लेंडर और ज़मींदार, इन तीनों के यहाँ पर एंट्री हुई है। किसकी वजह से? ब्रिटिश रूल के कंपल्शंस की वजह से। जब ये इन यहाँ पर एंटर हुए हैं, इन्हें आउटसाइडर्स कंसिडर किया जाता था, जैसे कि डिक्कू। इन लोगों ने यहाँ पर आकर के इनका पूरा सिस्टम, ट्राइबल आइडेंटिटी, कस्टम, कल्चर, मैनर को ख़त्म करके रख दिया। इसके खिलाफ भी इनका एक विद्रोह यहाँ पर फूटेगा। लेकिन मेन इवेंट जो आएगा वो इस समय में आएगा, टॉडी। देखिए, अगर आप बंगाल जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं, आपको पाम ट्रीज़ मिलेंगे, ताड़ के पेड़ दिखेंगे, उन पे कट्स लगे होते हैं और मटका भी बंधा होगा, यानी कि उसमें कोई लिक्विड आके गिर रहा है, जैसे ट्री सैप। ये एक, इसको अल्कोहल की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन ये एक तरह से उनके लिए तो सोमरस है। क्योंकि अगर आप आज के दिनों में यहाँ पर देखें, सितंबर के महीनों में आपको ये महसूस होगा ये पित्त प्रकोप का महीना है, तो त्वचा जलती है एकदम, अगर एसी और पंखा एक सेकंड के लिए बंद कर दो। ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, पैडी कल्टीवेशन करते हैं, बैक ब्रेकर वर्क है, निकलती हुई धूप में दोपहर को पानी में काम करना है। तो अपनी बॉडी को मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और हीलिंग पर्पस से क्या करते हैं वो टॉडी वाटर, यानी कि ये ताड़ का पानी, जैसे हम अल्कोहल कह रहे हैं, टॉडी जूस, ये पीते हैं। ये वहाँ का एक मेन ड्रिंक है जिसे लोग पीते हैं।
उसकी वजह से उन्हें लगता है जैसे आज आपकी क्रिकेट बॉल घूम जाए किसी ग्राउंड, किसी मैदान, किसी प्लॉट में, आप उसमें एंटर होइए, कई तरह से बाहें छिल जाती हैं, कई चीज़ें छिल जाती हैं, बाहर आते इतने बड़े जंगलों में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हंटिंग, गैदरिंग और बाकी चीज़ें कलेक्शन, कितने कट्स एंड बाउंड्स आते होंगे, कैसे नेचुरली हील हो जाते हैं इस तरह की ड्रिंक्स करके। शुरू से उनकी एंसेस्ट्रल ड्रिंक्स में ये काउंट होती हैं। आज की डेट में मान लीजिए आप कोई भी पायस, रिलीजियसली पायस किसी रिवर का वाटर पीते हैं और एकदम से सरकार ये कानून बना दे कि आज के बाद ये इलीगल है, आप ये पानी नहीं पी सकते हैं, तो मुद्दे की बात ये है उस पर जो टैक्स लगाया गया है वो आपको नहीं अखरेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, आपको प्रॉब्लम देगा कि हमारी ये रिलीजियस प्रैक्टिस थी, एंसेस्ट्रल प्रैक्टिस थी, आपने रोकी तो रोकी कहते, हमारी मान्यताएं इससे जुड़ी थी कि इसे पी के हम स्वच्छ और शुद्ध हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। इसी तरह से टॉडी उनके लिए था, उनका कहना था कि आपने टॉडी को इलीगल कर दिया, आपने टॉडी के ऊपर टैक्स लगा दिया, कोई बात नहीं, आपने इलीगल किया तो किया कैसे, हमारी कल्चरल वैल्यू का पार्ट था, एंसेस्टर्स हम यहाँ तक पहुँचे टॉडी के थ्रू। इसके खिलाफ विद्रोह हो गया। लीडर का नाम तोमादोरा, लीडर का नाम तोमादोरा। आई बात समझ में? कई जगह पर इसे तोमासोरा भी कहा गया है। एक लेजेंड इनके अराउंड क्रिएट किया गया और ये कहा गया कि तोमादोरा मलिकानगिरी का राजा है जो आना था कभी हमें सुधार, हमें बचाने के लिए। और तोमादोरा ने भी कहा कि मेरे पास डिवाइन पावर्स हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब चीज़ों से तुम्हें मुक्त करा दूंगा। विद्रोह शुरुआत हुआ। ये सब कुछ मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर फॉल करता था और मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा पुलिस एंड मिलिट्री बटालियन भेज करके इसे ज़बरदस्त तरीके से क्रश कर दिया गया। इसके रिपरकशंस ये निकल करके आए कि सरकार ने बाद में ट्राइबल एरियाज़ में कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ बरती, कुछ एरियाज़ को एग्जम्प्ट किया कि वहाँ पे सेंट्रल लॉज लागू नहीं होंगे, कुछ एरिया में उनके रेंट फ्री राइट्स को एक्नॉलेज किया और कुछ एरियाज़ में आउटसाइडर्स की एंट्री को बैन किया। ये प्रावधान इसके परिवर्तन के तौर पर निकल करके आए। आई बात समझ में? तो ये मूवमेंट यहाँ पर चली। आप देख सकते हैं कि मूवमेंट का कैरेक्टर यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इकोनॉमिक है, यानी कि आप इकोनॉमिक रीज़न से इम्पैक्ट हो रहे हैं, यही सेकंड स्टेज का एस्पेक्ट था। और दूसरी चीज़ आपको दिख रही है कि कोई बहुत बड़ा सरदार या कोई ऑलरेडी प्री डिसाइडेड नेता ये नहीं कर रहा है। लो क्लास सेगमेंट से एक पर्सन आया है तोमादोरा और उसके साथ एक लेजेंड जोड़ा जा रहा है कि ये मलकानगिरी का राजा है। तो लो क्लास पीपल इस समय की मूवमेंट्स को लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, मैंने आपको ये बताया था। एक तो इनका कैरेक्टर इकोनॉमिक होगा और लो क्लास लीडर इन्हें लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, वो हमने यहाँ पर देखा। कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको रिवर से मैच करने को पूछा जा सकता है कि हमें बताइए कि ये रामपा रिबेलियन किस नदी से जुड़ा है, तो गोदावरी। इस तरह से रिबेलियन और रिवर मैच करने को आता है। दूसरा स्टेट आता है, किस स्टेट से? आंध्र प्रदेश से। और दूसरा कई बार ये पूछा जा सकता है कि चोडावरम है, ईस्ट गोदावरी एजेंसी एरिया है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ये सब याद रखना। कई बार रिबेलियन और लीडर का नाम आता है, तो नाम है तोमादोरा। कई बार रिबेलियन और रीजंस आ जाते हैं कि रीजंस मैच करने, तो इमीडिएट रीज़न ये था कि आपने टॉडी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, इस वजह से ये हुआ है। और विशाखापट्टनम का नाम आप कभी ना भूलिएगा। ओके, अगला अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है सेकंड, खोंडाडोरा। देखिए खोंडाडोरा अपराइजिंग की अगर हम टाइम की बात करें तो 1900 के अराउंड ये होगा। और खोंडाडोरा अपराइजिंग को आप एक और नाम से जान सकते हैं, इसका नाम है कोरामल्ल्या, कोरामल्ल्या अपराइजिंग, कोरामल्ल्या विद्रोह के तौर पर यह जाना जाता है। क्या है ये कोरामल्ल्या विद्रोह? देखिए ये जितना भी रीजन मैंने आपको गोदावरी ट्रैक्ट रीजन बताया आंध्र प्रदेश का, दिस रीजन वाज वेरी फेमस और यहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स एग्जिस्ट करती हैं। इसमें से ही एक ट्राइबल एरिया है, वो है खोंडाडोरा, मतलब ट्राइब है खोंडाडोरा ट्राइब। ओके, गोदावरी के नॉर्दर्न रीजन में खोंडाडोरा ट्राइब एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर इनके रीजन्स भी क्या हैं? सारे सेम भी रीजन्स जो रीजन्स किन पे लागू हो रहे थे, रामपा रिबेलियन पे। कस्टमरी राइट्स इनके एंड कर दिए गए हैं, मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, आउटसाइडर एंटर कर चुके हैं, एक्सॉर्बिटेंट रेंट इनसे वसूलने के प्रयास किए जा रहे हैं और इनको इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर रिक्रूट किया जा रहा है। क्रिश्चियंस इनके इंटरनली जा कर के आइडेंटिटी को लूज़ कर रहे हैं। ये सारे रीजंस हैं। ऐसे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो उभर करके आती है, एक पर्सन आया कोरामल्ल्या। कोरामल्ल्या ने यहाँ पर आकर के क्या क्लेम किया है? वो ये कहता है कि मैं 5 पांडवों में से एक पांडव हूँ, मैं 5 पांडवों में से एक पांडव हूँ। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, जितने भी अब तक हमने ट्राइबल रिवॉल्ट पढ़े हैं वहाँ पर रिलीजियस लीडरशिप अचीव करना, अटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता था। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक पेंच और समझाऊंगा। तो इन्होंने पहले तो कह दिया मैं 5 पांडवों में से एक पांडव हूँ। क्यों कह पाए? क्योंकि 13 साल पांडवों ने भी जंगल में काटे थे।
पांडवों से को भी उनके अधिकारों से वंचित किया गया था कौरवों के द्वारा, और पांडवों ने कहा था कि हम अपना अधिकार, अपना होमलैंड हस्तिनापुर लेकर के रहेंगे। उसके लिए धर्म अधर्म का युद्ध हुआ। तो बस फिर कोरा मल्ल्या कह रहा है ये अधर्मी है, हम धर्म पे हैं। ये धर्म अधर्म का युद्ध है, ये अपने होमलैंड की लड़ाई है, और हम खोंडा डोरा ट्राइब अपने रीजन को इनसे मुक्त करा के रहेंगे। आउटसाइडर भी अधर्म पे खड़े हैं, यानी कि ज़मींदार, ट्रेडर, मनी लैंडर, ये अंग्रेज भी अधर्म पे खड़े हैं, और ये मिशनरी भी। इन सभी को ख़त्म करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए पांडवों में से मैं ही एक पांडव सीधा। और जो लोग थे उन्होंने खुद को कहा मैं राम की सेना। ये पांडव हो गए, लोग हो गए राम की सेना, क्योंकि राम की सेना ही तो लंका के द्वारा, श्रीलंका के जो भी रावण के द्वारा जो भी अधर्म किया जा रहा है, राम का उसमें समर्थन करने के लिए आ जाते हैं ना। राम की सेना कौन है? वानर सेना। वान का वास कहाँ पे है? जंगल में। और कैसे जुड़ गए राम के साथ? अधर्म के खिलाफ सारा समाज आपके साथ जुड़ ही जाता है। ऐसे ही वो भी अचानक से मिल गए थे ना राम को, तो उन्होंने कहा है ढूंढ ढूंढ कर अंग्रेजों ने मारा। कहते पांडव हो तो शक्ति दिखाओ, शक्ति तो दिखा नहीं पाए, ख़त्म कर दिए गए। राम की सेना भी उन्होंने कहा कि हम राम की सेना समाप्त कर दिए गए, यानी कि बहुत रिगरसली सप्रेस किया। क्यों करना पड़ा इतना स्ट्रॉन्ग सप्रेशन? क्योंकि उनको दिख रहा था कि यह बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। जब हमें दिखती है कोई चीज़ें तेज़ी से बढ़ेंगी तभी सप्रेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन अचानक से इसको सक्सीड करने के लिए एक पर्सन आ गए, उनका नाम है राजन अनंत्या। राजन अनंत्या ने देखा कि फ्लॉ था किसमें? कोरा मल्ल्या के प्रोसेस में फ्लॉ था। अगर सेना राम की है तो फिर स्वयं राम ही होना चाहिए, पांडव नहीं। तो इन्होंने खुद को बोला कि मैं राम का अवतार हूँ, ये राम अवतार है। ओके, यानी कि आप देख सकते हैं कभी पांडव बताया जा रहा है और कभी राम के अवतार। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि किस विद्रोह में विद्रोहियों के द्वारा या किस विद्रोह के नेताओं के द्वारा खुद को पांडव बताया गया या राम का अवतार बताया गया। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ नज़र आ रही होगी। देखिए, हम ट्राइबल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि एंशिएंट पीरियड के दौरान, गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स, आर्यनाइजेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेज शुरू हुआ था। आर्यंस धीरे धीरे ट्राइबल एरियाज, मतलब ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद या फिर मेन हिंदू गॉड गॉडेसेस, ये पूजा पद्धतियाँ ट्राइबल एरिया तक एक्सटेंड की जा रही थी। और वो एक्सटेंशन प्रोसेस अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं मैदानी इलाकों के भगवानों के नाम या उन माइथोलॉजिकल से जुड़ी स्टोरीज़ का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। पांडव हैं और राम हैं। दूसरा, यहाँ से एक कंक्लूजन ये भी निकल करके आती है कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये जो ट्राइबल रिवॉल्ट हुए हैं, इन ट्राइबल रिवॉल्ट में ऐसा भी हुआ है कि जो ब्रिटिशर्स के नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश होने से पहले के, यानी कि जो ट्रेडिशनल बेनिफिशरीज थे, उनके अधिकार चले गए हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा नए बेनिफिशरी क्रिएट करने की वजह से। अब नए बेनिफिशरी एक्टिविटी में आ गए मनी लेंडर, ज़मींदार और ट्रेडर। तो ट्रेडिशनल बेनिफिशरीज गए हैं, और वो ट्रेडिशनल बेनिफिशरीज एक तरह का लीडरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इन रिवॉल्ट्स को। और वो ट्रेडिशनल बेनिफिशरीज पुरानी स्ट्रॉन्ग हिंदू सोसाइटी से आते हैं, इस वजह से नाम पांडव और नाम राम हो रहा है। समझ आया? तो ये भी पता लगता है कि एक अमेलगमेशन हो रहा है ट्राइबल अपराइजिंग का ट्रेडिशनल बेनिफिशरीज के चले जाते हुए प्रिविलेजेस के बीच में, मतलब अंडर करेंट जुड़ रहे हैं आपस में। इस तरह से इस तरह की आइडेंटिटीज़ हमें दिख रही हैं। ओके, तो राम की सेना और ये राजन अनंत्या का नाम आपको याद रखना है। क्रश कर दिए गए, सप्रेस कर दिए गए। ठीक है, ये सारा हमें समझ आया। यहाँ पर अब आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। कोरा मल्ल्या के द्वारा एक स्टेटमेंट इशू की गई थी अपने लोगों को। कोरा मल्ल्या ने अपने लोगों को कहा था कि अपने अपने हाथ में बम्बू ले लो, बैम्बू बांस। मैं 1 सेकंड में तुम्हारे बैम्बू यानी कि तुम्हारे बांस बंदूक बना दूंगा और अंग्रेज़ों की बंदूकों को पानी बना दूंगा। यानी कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं तुम्हारे बैम्बू को बंदूक बना दूंगा और उनकी गन्स को पानी बना दूंगा। ये कहना आवश्यक था, वरना लोग इतनी देर कैसे करते कि वो बंदूकों के सामने खड़े हो जाते बांस लेके। आपके हाथ में हथियार क्या है? बांस है, तीर है। बांस लेकर के खड़े होने के लिए करेज फूंकना ज़रूरी है। और अगर आप कहते हैं कि ये मिथ्या है, मिथ्या नहीं होता। जब आप युद्ध के लिए सेना तैयार करते हैं, 1.25 लाख से 1 लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम तरावा। अगर रियलिटी के ग्राउंड पे देखें तो 1.25 लाख से 1 लड़ाना भी आपको मिथ्या लग सकता है, लेकिन मुद्दे की बात तो जान फूंकने की है। और जान यहाँ पर भी फूंकी गई है कि आप ये लीजिए बैम्बू, चिंता मत करिए, खड़े हो जाइए। आपको एक पॉइंट पर वहाँ पर एक तरह की इरेक्शन करनी है, बाकी मैं डील कर लूँगा। उनकी बंदूकें पानी बनेगी, तुम्हारे बैम्बू भी बंदूकें बनेंगे। आई बात समझ में? तो दैट इज़ द एस्पेक्ट। ये चीज़ें यूज़ की गई हैं उस समय में, लोगों को एकजुट करने में, लोगों में हिम्मत पैदा करने में। एक बार जब ये हो गया, लोगों में स्पिरिट आ गई हिम्मत की कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। और फिर ये एक अपने आप ही चलने वाला करंट बन गया और ये चीज़ें चलती रहीं। ओके,
तो रिलीजियस स्टोरीज़ का काम, लेजेंड्स का काम, इस तरह के वक्तव्यों का सहारा लिया गया है इनके द्वारा, और ये लिया जाता रहा है समय समय पर इतिहास में, ऐसा कोई नई बात नहीं है। इसके बाद निकल करके आता है मुंडा रिबिलियन, और ये अपने आप में बहुत ही डिटेल्ड रिबिलियन है, इसे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके, मुंडा रिबिलियन। देखिए, मुंडा रिबिलियन की बात करें तो कहाँ होता है? भारत में आज झारखंड, छोटा नागपुर का प्लेट्यू रीजन, ओके, हजारीबाग का इलाका, सिंहभूम, बालामाऊ, ये सारे मेन एरिया हैं जो ओराओन, मुंडा, कोला, इन सब से भरे हुए थे। ये अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर रहती थी। चलिए शुरुआत करते हैं। मुंडा रिबिलियन का समय है 1899। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म एक शेयर क्रॉपर के घर में हुआ। शेयर क्रॉपर मतलब बटाईदार के घर में इनका जन्म हुआ। जन्म 1875 में हुआ और 1900 में ऐसा कहा जाता है इन्हें शहादत प्राप्त हो गई। मतलब 25 साल का युवा, मात्र 25 साल का युवा, जब देश के स्तर पर स्वतंत्रता के आंदोलन का ज्ञान तक भी नहीं था, ऐसा माना जाता था कि इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई नहीं होती, तब उलगुलन कर दिया बिरसा मुंडा ने। मतलब स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर दिया, इंडिपेंडेंस के लिए युद्ध कर दिया, ये बड़ी बात थी। बिरसा मुंडा एक ऐसे ट्राइबल लीडर हैं जिनका पार्लियामेंट में फ़ोटो लगा हुआ है, बहुत मानी हुई हस्ती है। चलिए बिरसा मुंडा के बारे में चीज़ों को समझते हैं। शेयर क्रॉपर क्या है? सपोज़ कीजिए, पंजाब में भी आप ये करते हैं, ठेका सिस्टम कहते हैं इसको। सपोज़ कीजिए लैंड किसी और का है, मान लीजिए एक ऑनर है, उसका लैंड है, लेकिन एक फार्मर कहता है सर मैं इसे प्लो कर दूंगा लैंड को। तो फार्मर को ऑनर कहता है ठीक है प्लो करो, खेती कर दो, खेती लगा दी, फसल हो गई, फसल होने के बाद दोनों में फसल आधी आधी बढ़ जाएगी। मतलब ऑनर ने सिर्फ लैंड दिया है, कई बार इक्विपमेंट भी दे देते हैं, फार्मर ने आकर सारी खेती की, सारी मेहनत की, सब कुछ किया, और जब बाद में फसल बांटने का समय आया तो दोनों ने फिर आधी आधी ले ली। ऐसा शेयर क्रॉपर सिस्टम है। तो इनके पिता शेयर क्रॉपर थे, तो पता लग गया इनके पिता कोई ट्राइबल सरदार नहीं थे, पता लग गया कि बिरसा मुंडा भी कोई ट्राइबल चीफ नहीं थे। तो लो क्लास पर्सन ही लीडरशिप देंगे, सिद्ध हो गया ना। कैसे देंगे? अभी सिद्ध करा देंगे। तो कुल मिलाकर के अब प्रोसेस को समझिए। देखिए, इन लोगों को खुंट कट्टीदार कहा जाता था। खुंट कट्टीदार, मुंडास को खुंट कट्टीदार कहते थे। खुंट कट्टीदार का यहाँ पर कंसेप्ट क्या है? देखिए, जब आप चावल की फसल यानी कि पैडी यानी कि धान काट लेते हैं, और जब गेहूं की फसल भी काट लेते हैं, पीछे बच जाता है स्ट्रॉ, जिसे हम खुंटी कहते हैं, नाड़ कहते हैं, प्राड़ी कहते हैं, पंजाबी में प्राड़ी कहते हैं, नाड़ भी कहते हैं, खुंटी भी कहते हैं, ये सारे नामों से जाना जाता है। मतलब ये है मनप्रीत कि खुंट कट्टीदार इन्हें इसलिए कहा जाता था, जंगल काट करके खेती लायक ज़मीनें इन्होंने बनाई। द ओरिजिनल फॉरेस्ट क्लियरर मुंडा, तो खुंट काटे ना इन्होंने, खुंट कट्टीदार है ना, तो जिन्होंने फॉरेस्ट एग्रीकल्चरल लायक बनाया खुंटे काट करके, तो उनको खुंट कट्टीदारी मिलनी चाहिए कि नहीं? तो खुंट कट्टीदारी का यहाँ पर मतलब ये है कि उन्हें रेंट में एग्जम्पशन मिला हुआ था। देखिए, मुगलों के समय से ही यहाँ पर आउटसाइडर्स की एंट्री होने लगी थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, किसी न किसी कारण से ये एरिया हमेशा ही हाईलाइटेड रहा है मौर्य साम्राज्य से लेकर, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अब तक। क्यों रहा? क्योंकि झारखंड के इलाके हैं, लकड़ियाँ ज़बरदस्त मिलती हैं, हाथी एक से एक मिलते हैं, सेना के लिए लोहा मिलता है, कोयला मिलता है, कई तरह के यहाँ पर आपको लाइमस्टोन मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, कोल मिल जाएगा, कहीं कहीं पर बॉक्साइट भी मिलता है। तो मिनरल्स मिलते हैं, वुड मिलती है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं, और स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के तौर पर ये प्रोटेक्शन भी देता है। तो मौर्य से लेकर के अंग्रेज़ों तक तो ये एक ल्यूक्रेटिव एरिया रहा, उनको तो ये चाहिए था। ये सब चीज़ें हमेशा ज़रूरी होती हैं। और यहाँ से रेडियल पैटर्न में नदियाँ निकलती हैं, मतलब सेंटर से प्लेट्यू एरिया से नदियाँ निकल के सारी बाहर की तरफ जाती हैं, रेडियल पैटर्न ऑफ द रिवर। इस वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट से भी बहुत अच्छा था, और बड़े उद्योग धंधे भी यहाँ पर लग सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये एरिया हमेशा लोगों की नज़रों में रहा, किन की नज़रों में? जो भी पॉलिटिकल पावर के तौर पर थे। तो मुगलों के समय से ही लैंड तो एलिनेट इनका होने लगा था, लैंड लेने लगे थे, लेकिन बहुत कम स्तर पर। अंग्रेज़ों के आ जाने के बाद जब उन्होंने ब्रिटिश रूल कंसोलिडेट कर लिया, ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और इनकी ज़मीनें इनसे ले ली गई। ये कब? प्रॉपराइटर से फार्म लेबर और फार्म लेबर से बेट बेगारी, फार्म लेबर से कब ये बेट बेगारी की यानी कि बॉन्डेड लेबर की तरफ आ गए, किसी को पता ही नहीं चला। आई बात समझ में? वो कैसे हुआ उसको समझते हैं। देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर ये रीजन फॉल करता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार मिल गए अंग्रेज़ों को 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उसके बाद अंग्रेज़ों ने यह तरीका अपनाया कि लोकल शासकों को बना रहने देंगे,
उनके थ्रू ही काम चलाएंगे। इसी वजह से छोटा नागपुर का एक राजा भी है, छोटा नागपुर का राजा भी है, लेकिन ओवरलॉर्ड के तौर पे अंग्रेजी है कंपनी या अंग्रेजी शासन है, अब तो क्वीन है। तो एक तो है ब्रिटिश, दूसरा है छोटा नागपुर का राजा। छोटा नागपुर के राजा के अधीन लैंड डिवाइडेड है ज़मींदारों के अंदर। तो ज़मींदार है, छोटा नागपुर का राजा है और अंग्रेज हैं। ऐसे में इस छोटा नागपुर राजा के अधीन ये एरिया फॉल करता था और छोटा नागपुर के राजा के ये ट्रिब्यूटरी थे, छोटा नागपुर के राजा को ट्रिब्यूट देते थे। लेकिन छोटा नागपुर राजा तेज़ी से इन्हें रेंटियर बनाते चला जा रहा था कि इनको अब रेंट देना है। मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। उस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स को नए लैंड क्लेम करने हैं एग्रीकल्चर के लिए। जो लैंड अब तक क्लेम नहीं है, जो लैंड में पहले से एग्रीकल्चर हो रहा है, वहाँ पर एग्रीकल्चर मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए और बहुत ही बम्पर क्रॉप आनी चाहिए। उसके लिए प्रिमिटिव फार्मिंग टेक्निक छोड़नी होंगी, प्रैक्टिसेस भी बदलनी होंगी और नए तरह की फसलें लगानी पड़ेंगी। ऐसे में ये मुंडा समाज जो है, एक कम्युनिटी जो है, ये प्रिमिटिव प्रोसेसेस के थ्रू ही चलेगा, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा क्योंकि ये ट्राइबल सोसाइटी है। ये जंगलों को उस वे में यूज़ नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। इसके लिए फिर छोटा नागपुर का राजा जो है, जिसके ऊपर अंग्रेज़ों का प्रेशर है, छोटा नागपुर का राजा आउटसाइडर्स को ला करके यहाँ पर सेटल करना चाहेगा, जो यहाँ पर वो खेती करें जैसा सब चाह रहे हैं और बड़े पैमाने पर पैदावार हो जिससे अच्छी कीमत वसूली जा सके। पहली चीज़ ये है। इस तरीके से ज़मींदार यहाँ पर एंटर होंगे और नए फार्मर सेटल किए जाएंगे, जिससे इनका लैंड एलिनेट हो जाएगा, ये लैंड से वंचित हो जाएंगे, ज़मीन छिन जाएगी। दूसरा कारण ये है यहाँ पर कि अब इन इलाकों से वो कैश क्रॉप्स उगवानी हैं जिन कैश क्रॉप्स की बाज़ारों को ज़रूरत है। आप अपनी डिज़ायरेबल क्रॉप्स उगवाना चाहते हैं जो कि ट्राइबल फार्मर को उस लेवल पे बाज़ारों का ज्ञान भी नहीं और वो उन प्रैक्टिसेस को अपनाता भी नहीं, तो वो उगाएगा नहीं। इसको करने के लिए अब क्या करेगा, जो छोटा नागपुर का शासक है, या तो वो या ज़मींदार या फिर जो भी रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, बाज़ार वाले हैं, ये मिल करके एक पर्सन को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। वो पर्सन है मर्चेंट। लेकिन वो मर्चेंट जब इन एरिया में आएगा, वो रोल प्ले करेगा फार्मर का। मतलब वो यहाँ पर आकर के लैंड एक्वायर करके खेती करेगा या किसी से खेती कराएगा, वो खेती जो वो चाहता है। यानी कि वो एडवांस में पैसा दे देगा और वो फसलें लगाने को कहेगा जो वो चाह रहा है, और फिर वो फसलें बाज़ार में ले जा करके बेचेगा। ऐसे में वो एक तरह से है तो मर्चेंट, लेकिन अल्टीमेटली वो यहाँ पर फार्मिंग कर रहा है और फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट पे करा रहा है, तो वो हो गया ठेकेदार। तो इस तरह से इसे ठेकेदार कहा गया है। आई बात समझ में? तो ठेकेदार है, ठेकेदार के द्वारा ये जो फार्मिंग यहाँ पर कराई जा रही है, ठेकेदार इस फार्मिंग के लिए पैसा लोन पे देना ज़रूरी है क्योंकि एडवांस फार्मिंग प्रोसेसेस ज़रूरी हैं। सीड्स भी आपको चाहिए, पशु भी चाहिए, हल भी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बोरो करनी पड़ती हैं। इसके लिए मनी इकोनॉमी का सिस्टम यहाँ तक भी पहुँच गया, और जैसे ही इन लोगों के पास मनी इकोनॉमी पहुँची, जो कैश क्रॉप्स आप उगवा रहे हैं उनकी कीमतें भी वाजिब आप इनको नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ से तो इन्हें रिटर्न ही नहीं आ रहा है। इधर से कई बार फैमिन आ जाते थे, इरीगेशन के प्रोविजंस आपने किए नहीं हुए, फैमिन आ जाने की वजह से इनकी फसलें नष्ट हो जाती थी। ऐसे में आपसे इन्होंने लोन ले ही रखा है वो वाली फार्मिंग करने के लिए, जो फार्मिंग ये शुरुआत से करते नहीं थे। ये वो फार्मिंग कर रहे हैं जो फार्मिंग आप मांग रहे हो। ऐसे में वो लोन और लोन के ऊपर ब्याज वो आपको ये टाइम पे वापस नहीं कर पा रहे, क्योंकि या तो कई बारी फसलें फेल हो जाती थी, कई बारी सूखा पड़ जाता था, या फिर कई बारी बाज़ारों से वाजिब कीमत नहीं मिलती थी। ऐसे में जब ये आपका लोन और लोन का ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, आप तेज़ी से इनको इनके हल बैल या इनकी ज़मीन और फिर बारी बारी इनको और इनके बेटों को पेरेनियली बंधुआ बनाते चले जा रहे हैं। मतलब ये बॉन्डेड लेबर में कन्वर्ट हो रहे हैं, बेट बेगारी। शुरुआत में देखिए कैसे जादू अपना लिया। एक वर्ग है जो रेंट एग्जम्प्टेड है, अब ज़मींदारी के नाम पर रेंट लिया जा रहा है, उसकी इम्यूनिटी ख़त्म कर दी। सेकंड, उनसे ज़मीन ही ली जा रही है, उनकी प्रोप्राइटरशिप के राइट ही नहीं रहे, लैंड एलिनेशन हो गया। तीसरा, जो ज़मीन पे काम कर भी रहे हैं, खेती का स्वरूप ही बदल दिया। इसकी वजह से उनको जो लोन दिए जा रहे हैं, लोन इंटरेस्ट ना पे करना की वजह से अब वो फार्मर भी नहीं रहे, लेबरर भी नहीं रहे, अब तो बॉन्डेड लेबरर हो गए। अगला कारण ये है कि ये एक रिक्रूटिंग ग्राउंड के तौर पर चुन लिए गए ये मैदान, और जम करके रेलवे के लिए, प्लांटेशंस के लिए और शिप यार्ड्स के लिए और पोर्ट एरियाज़ के लिए यहाँ से लेबर रिक्रूट की गई, जिसे इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। क्योंकि 1843 में वर्ल्ड लेवल पे स्लेवरी बंद हो गई थी। जब आपने दास प्रथा ही बंद कर दिया, तो अब आप क्या कहें, तो अब कानूनी तौर पर आप इस तरह के रिक्रूट्स कर रहे हैं जो एक तरह के बंधुआ ही हैं। मतलब आपके तय सीमा से पहले वो आपको छोड़ के नहीं जा सकते, उन्हीं ग्राउंड्स पे उन्हें रहना होगा, उन्हीं फार्मलैंड्स पे, उन्हीं चाय के बागानों में जहां आप तय करें। जितना पेमेंट आप तय करेंगे उतना ही देंगे, और किसी तरह का लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। जो है वो इतनी लंबी प्रक्रिया है कि ये लोग ले नहीं सकते। तो इंडेंचर्ड लेबर का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया और ये रिक्रूटिंग ग्राउंड के तौर पर जाने लगे। जितने भी बाहरी लोग आ रहे हैं, इन लोगों के घर छोड़कर चले जाने के बाद इनकी पत्नियों को हरास किया करते थे और कई तरह के सेक्सुअल असॉल्ट हुआ करते थे। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस तरह की एक प्रक्रिया अपनाई गई, तो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं एग्रेरियन कैओस है।
एक तरह का पूरा एग्रेरियन डिसरप्शन हो गया है। बैकग्राउंड में ये चीज़ तो चली रही है, इसके अलावा जो हुआ वो समझते हैं। देखिए 1846-47 के अराउंड एक परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन ये हुआ कि भारत में 1813 में जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत ये अनुमति दे दी गई थी कि मिशनरी भारत आकर के अपने एजुकेशन का, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। उन्होंने गंगा डेल्टा रीजन से शुरुआत की, करते करते अब वो 1846 में एंटर कर गए इंटीरियर एरिया में। इंटीरियर एरिया में मिशनरियों के, क्रिश्चियंस का आने का कारण यह भी रहता था कि मैदानी इलाकों में तो रहती हैं वो पुरानी ओल्ड रिलीजियस सोसाइटी, यानी कि हिंदू और मुस्लिम। जो हिंदू 1000 साल से मुस्लिमों के धर्म में परिवर्तन नहीं हुए, वो क्रिश्चियनिटी में कहाँ होंगे। और जो मुस्लिम इतनी पुरानी रह रही कम्युनिटी हिंदुओं से प्रभावित होकर हिंदू नहीं बने, तो वो फिर क्रिश्चियन कहाँ से बन जाएंगे। तो ये तो सॉफ्ट टारगेट है ही नहीं, ये हार्ड टारगेट है। सॉफ्ट टारगेट वो लोग हैं जो जंगलों के भीतर पड़े, उनको टारगेट करना जरूरी है। चलो चले जंगलों में चले गए वो ये लोग मिशनरीज, और ऐसा कहा कि ये एनिमिज्म फॉलो करते हैं, इनको एनिमिज्म से बाहर लाना होगा, इन्हें एजुकेशन देनी होगी, अवेयरनेस देनी होगी, और धीरे धीरे ये प्रोसेलेटाइज हो जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में आ जाएंगे, धर्म परिवर्तन कर लेंगे। जब एक बार ये धर्म परिवर्तन कर लेंगे, अंग्रेजों ने भी सोचा अच्छी बात है, फिर ये लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करेंगे, ये एजुकेटेड हो जाएंगे, ये कानूनी प्रक्रिया समझ के फिर कानूनी तरीके से हमारी बातों को मान करके, और अगर कभी ऐसा लगे भी कि इनके साथ किसी तरह की कोई एट्रोसिटी हो रही है, तो कानूनी तरीका अपना करके लिटिगेशंस, पिटीशंस, एप्लीकेशंस लिखा करेंगे, हथियारबद्ध विद्रोह नहीं किया करेंगे, मिशनरियों को अपना काम करने दो। धर्म परिवर्तन जितना होगा उतनी स्वामी भक्ति अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति इन लोगों की बढ़ेगी। उनका अपना पर्पस था, मिशनरियों का अपना पर्पस था कि वर्ल्ड लेवल पर हमारा पॉपुलेशन बेस बढ़ना चाहिए, यानी कि क्रिश्चियन धर्म का विकास होना चाहिए। ऐसे में मार्टिन लूथर 15वीं सदी में जर्मनी में एक कंसेप्ट दे करके चले गए थे कि जो साउदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा एक कैथोलिक रिलीजन था, उसके कई प्रोसेसेस के ऊपर वो सवाल खड़े करके चले गए कि ये लॉजिकल होना चाहिए, रीजनिंग बेस्ड होना चाहिए। तो चूंकि वो पुरानी ऑर्थोडॉक्स पद्धतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे क्रिश्चियनों के अगेंस्ट, इसलिए वो प्रोटेस्ट करते थे, तो उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया। इसलिए जर्मनी से मार्टिन लूथर के द्वारा 15वीं सेंचुरी में प्रोटेस्टेंटिज्म शुरू होगा, और फिर बाद में इंग्लैंड में यही फैल गया, तो उन्हें एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट्स कहा गया। इसलिए जो क्रिश्चियनरी अब भारत आएंगे ये लूथरन क्रिश्चियन है, यानी कि ये जर्मन बेस्ड क्रिश्चियंस हैं। बाद में कैथोलिक्स ने भी लूथरन्स का कंसेप्ट अपनाया, तो एक ब्रांच कैथोलिक्स हो जाएगी, एक ब्रांच एंग्लिकन्स हो जाएगी। इन्हें हम मेनली जर्मन क्रिश्चियंस या फिर लूथरन क्रिश्चियंस कहते हैं, मार्टिन लूथर की वजह से। अमेरिका वाले मार्टिन लूथर किंग अलग है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब मुद्दे की बात यह है कि ये यहाँ पर आ गए, 1846 में एक्टिविटी कर रहे हैं, इनके द्वारा यहाँ पर क्रिश्चियन स्कूल्स खोले गए हैं और स्कूलों में भेजा गया है। ऐसे में 1875 में बिरसा मुंडा जब जन्मे और जब वो बड़े हुए, तो उनके एक टीचर थे जयपाल नाग। जयपाल नाग ने उनको ये सलाह दी कि आप ऐसा करिए कि आप क्रिश्चियनिटी में बदल जाइए, क्योंकि जर्मन क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन लेने की प्री कंडीशन ये थी कि आप क्रिश्चियन होने चाहिए। ऐसे में आप अगर क्रिश्चियनिटी में बदलते हैं तो आपको स्कूल में एक्सेस मिल जाएगा, आप स्कूल चले जाएंगे, और अगर आपको स्कूल में एक्सेस मिल गया, आपकी नॉलेज अवेयरनेस बढ़ जाएगी, कम्युनिटी ग्रो कर जाएगी, आपका भी विकास हो जाएगा। ऐसे में बहुत बड़ा वर्ग है एक भारत में ट्राइबल सोसाइटी का जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ है और मुंडास कन्वर्ट हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में जब मैं आपको पॉपुलेशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, नॉन क्रिश्चियन ट्राइबल बेल्ट और क्रिश्चियन ट्राइबल बेल्ट। नॉन क्रिश्चियन ट्राइबल बेल्ट को एक्चुअल ट्राइबल बेल्ट माना जाता है। क्रिश्चियन ट्राइबल बेल्ट को राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर नोटिफिकेशन करके, असेसमेंट करके ट्राइबल लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, और बहुत सी ट्राइब्स आज बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि नॉन क्रिश्चियन ट्राइबल जो है वो विद्रोह करते हैं इस बात का कि ये लोग रिलीजियस माइनॉरिटी होने के नाते माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का बेनिफिट भी लेते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन का प्रोविजन है पॉलिटिकल और एजुकेशनल और जॉब का, ये उसका भी बेनिफिट लेते हैं, डबल बेनिफिट लेते हैं। इनसे ये डबल बेनिफिट छीन लो, इनकी वजह से हम मर रहे हैं। मैंने वो जो आपने शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया है, ये रिलीजियस माइनॉरिटी वाले बेनिफिट भी लेते हैं, हमारे वाले भी लेते हैं। ऐसा आज की डेट में चल रहा है, ये हम पॉपुलेशन में पढ़ेंगे। मुद्दे की बात है कि मुंडा समाज क्रिश्चियनिटी में बदलना शुरू हुआ। ऐसे में ये थ्योरी क्रिश्चियनिटी वाली 1890 पे ले जाके मैं छोड़ता हूँ, रोकता हूँ। अगला कंसेप्ट समझते हैं जो 1850 से चलता आ रहा है। 1850 से ही होना ये शुरू हो गया था कि ये पूरी मुंडा और बाकी आदिवासी समाज अलग अलग कम्युनिटी और ग्रुप्स में बटे हुए हैं। इन कम्युनिटी और ग्रुप्स के कई नेता हुआ करते थे जिन्हें हम ट्राइबल लीडर कहते हैं, सरदार होते थे। 1850 से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी कि ज़मींदार मनी लैंडर ट्रेडर आकर के हमारी ज़मीनों से हमारे अधिकार छीन रहे हैं और छोटा नागपुर के राजा के खिलाफ हमें ये कंप्लेंट करनी है। तो ऐसे में ये जो ट्राइबल लीडर या सरदार हुआ करते थे, इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरियों को इसलिए अलाउ किया और धर्म में परिवर्तन इसलिए किया, इनको लगा कि क्रिश्चियन मिशनरी और मिशनरी धर्म में आने के बाद ये क्रिश्चियन मिशनरी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हार्ट क्रिएट
कर पाएंगे छोटा नागपुर के राजा के अंदर, जमींदार के अंदर और अंग्रेजी प्रशासन के अंदर, और हमें छूट दिला पाएंगे, हमारे प्रति सिंपैथी क्रिएट करा पाएंगे, हमें फ़ायदा दिला पाएंगे। इस प्रोविज़न के तहत ये चले और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत में आकर के आपको एक नया भी रूप नज़र आता है। क्रिश्चियन मिशनरी भारत के आदिवासी इलाकों में आए तो हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनके कैरेक्टर में एक चेंज आपको कहीं कहीं पर ये नज़र आएगा कि वो ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ भी आवाज़ उठाते नज़र आए हैं कि ये ठीक नहीं है। इसी वजह से होता यह है कि 1859 में छोटा नागपुर का राजा क्रिश्चियन मिशनरियों के ऊपर एट्रोसिटी करता नज़र आता है, उनकी कंप्लेंट करता नज़र आता है, उनकी गतिविधियाँ रोकते नज़र आता है, क्योंकि उसकी कंप्लेंट ये है कि ये ट्राइबल सोसाइटी के साथ सिंपैथाइज़ कर रहे हैं और उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं हमारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने से। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी और ये सारे सरदार आगे बढ़ते रहते हैं और इनकी मूवमेंट का नाम क्या है कि इन्हें अपने मुल्क चाहिए, इनकी ज़मीन चाहिए। तो इसे कहा गया मुल्कई लड़ाई और इसे कहा गया सरदारी लड़ाई। मुल्कई लड़ाई और सरदारी लड़ाई कंसेप्ट आगे बढ़ता रहता है, सरदार सिस्टम आगे बढ़ता है। 1879 का तो ऐसा समय आ जाता है कि एक बैप्टिस्ट जिसका नाम है जर्मन बेस्ड जॉन बैप्टिस्ट, वो इन सरदारों को अपने साथ लेकर के एक इंडिपेंडेंट किंगडम ही कार्व आउट कर देता है छोटा नागपुर प्लेटू में, जिसका नाम है किंगडम ऑफ देवसा। किंगडम ऑफ देवसा कार्व आउट करके खुद बैठा हुआ है। मतलब देखिए कहाँ से आया, लंदन, यूरोप से एक जर्मन से एक जॉन, एक बैप्टिस्ट आदिवासियों में चला गया। आप तो कभी आदिवासियों में जाओगे भी नहीं, वेट क्लाइमेट और बाकी क्या चीज़ें देख करके आप बाहर से निकल जाते हो ट्रेन पे। आदिवासी